हमारे सोलर सिस्टम के कुछ एक्साइटिंग मून्स में से एक यूरोपा। ये जुपिटर के मून्स में से एक है। यहां हमारी पृथ्वी के पूरे पानी का 2 गुना पानी है और ये मिस्ट्रीज से भरी हुई एक कमाल की दुनिया है। साल 1973 में पायोनियर प्रोब ने यूरोपा की फर्स्ट क्लोजअप फोटो ली। इसके बाद वॉयेजर और गैलीलियो प्रोब ने इसे और एक्सप्लोर किया और हर बार यूरोपा ने साइंटिस्ट को सरप्राइज किया। और 10 अक्टूबर 2024 में नासा यूरोपा पर एक मिशन भेजने वाला है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। तो वहां ऐसा क्या है जो नासा वहां मिशन भेज रहा है, चलिए पता लगाते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम का 6वां सबसे बड़ा मून है, बट अर्थ के मून से थोड़ा छोटा है। ये 3.5 डेज में जुपिटर का एक चक्कर लगा लेता है और क्योंकि यूरोपा का ऑर्बिट थोड़ा एलिप्टिकल है तो इसके ऊपर लगने वाला जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता और कम होता रहता है, जिसके कारण टाइड्स बनती है जिससे मून का सरफेस स्ट्रेच हो जाता है। यूरोपा का सरफेस वाटर आइस का बना हुआ है। इसके सरफेस पर बनी ये लंबी लंबी लाइंस इसे बाकी मून से अलग बनाती हैं। ये क्रैक्स हैं जिन्हें कहा जाता है लिने, जिसका लैटिन में मतलब है लाइन। ये लाइंस 1 से 2 किलोमीटर वाइड होती है बट पूरे सरफेस में हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। लेकिन हम अब तक नहीं जानते कि ये लाइंस कैसे बनती है। एक थ्योरी ये है कि जुपिटर की ग्रेविटी के कम ज्यादा होने के कारण इसका क्रस्ट क्रैक हो जाता है और सरफेस के नीचे का गर्म मटेरियल उस क्रैक को फिल कर देता है, जैसा अर्थ में ओशन रिजेस में होता है। गैलीलियो प्रोब के डेटा ने दिखाया कि यूरोपा का इक्वेटर आइसी स्पाइक्स से कवर्ड है, जिसे कहा जाता है पेनिटेंटीज। इन वर्टिकल क्रैक्स की हाइट 15 मीटर हो सकती है। इंटरेस्टिंगली, पेनिटेंटीज अर्थ में हाई एल्टीट्यूड और ड्राई रीजन में पाए जाते हैं, बट इनकी हाइट यूरोपा के पेनिटेंटीज से कम होती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपा पर आपको एस्ट्रॉइड्स की टक्कर से बने बहुत कम क्रेटर्स दिखाई देंगे। यहाँ 50 से भी कम बड़े क्रेटर्स हैं, जबकि अर्थ के मून पर 5000 से भी ज्यादा बड़े क्रेटर्स हैं जिनका डायामीटर 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यूरोपा का सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंज और रिफॉर्म होता रहता है। कई मॉडल से पता चलता है कि यूरोपा का सरफेस मात्र 30 से 180 मिलियन साल पुराना है। जियोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो ये बहुत कम समय है और यूरोपा का बर्फ से बना सरफेस अब तक पूरे सोलर सिस्टम में खोजे गए किसी और ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा स्मूथ है। इसके क्रस्ट की लाइट रिफ्लेक्टिविटी 0.64 है, जो कि सभी मून से ज्यादा है, जिसके कारण ये हमारे मून से 5 गुना ज्यादा ब्राइट है। यूरोपा के सरफेस पर जुपिटर से आने वाले रेडिएशन की कांस्टेंट और इंटेंस बम्बार्डमेंट होते रहती है, जिससे इसके सरफेस पर रेडिएशन इतना ज्यादा होता है कि ये एक इंसान को एक दिन में मार सकता है। इसके सरफेस के क्रैक्स पर आप जो ये रेडिश ब्राउन कलर देख रहे हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि ये सॉल्ट और सल्फर का वाटर आइस के साथ मिक्स कंपाउंड है जो जुपिटर के रेडिएशन से मॉडिफाई हो गया है। एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि यूरोपा बिना किसी लाइट के अपने आप भी ग्लो कर सकता है। ऐसा होने का कारण है रेडिएशन के एनर्जेटिक आयंस जो इसके सरफेस के नीचे के मॉलिक्यूल को एनर्जाइज कर देते हैं, फिर वो उस एनर्जी को विजिबल लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अर्थ से यूरोपा के डार्क साइड को नहीं देख सकते, तो हमें इसे देखने के लिए फ्यूचर मिशन का वेट करना होगा। यूरोपा क्लिपर अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये अप्रैल 2030 तक यूरोपा में पहुंचेगा। और यूरोपा क्लिपर के साथ अपना नाम भी यूरोपा पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। तो वापस टॉपिक में आते हैं। जुपिटर के रेडिएशन का यूरोपा के एटमॉस्फेयर में बड़ा रोल है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में मेनली ऑक्सीजन है, बट यहाँ की ऑक्सीजन रेडियोलाइसिस से बनती है। इसमें होता यह है कि जब वाटर आइस में रेडिएशन की बम्बार्डिंग होती है जो H2O को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देती है। अब क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है, ये यूरोपा की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है और भारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बचती है। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूरोपा की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है, उनसे एक न्यूट्रल क्लाउड बनता है। वो जुपिटर के अराउंड यूरोपा के ऑर्बिट को फॉलो करता है। साल 2012 में हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोल से वाटर वेपर के बादल को निकलते देखा।
इससे पता चला कि वाटर वेपर के ये बादल इसके सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। 2018 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने न्यू डेटा एनालिसिस टेक्निक के साथ गैलीलियो प्रोब के डेटा को देखा, तब उन्हें इन वाटर वेपर क्लाउड्स की और एक्टिविटी का एविडेंस मिला। इन क्लाउड्स की स्टडी से हम यूरोपा पर बिना लैंड किए ये पता लगा सकते हैं कि यूरोपा के सरफेस के नीचे क्या है। क्योंकि यूरोपा के सरफेस के नीचे क्या है, ये डिस्कवरी बहुत ही अमेजिंग होगी, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि इसके वाटर आइस क्रस्ट और रॉकी मैंटल के बीच बहुत बड़ा ओशन है। इसका फर्स्ट क्लू मिला था 1979 और 1990s में वॉयेजर और गैलीलियो प्रोब से, क्योंकि इन दो मिशंस के बीच यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड में ड्रास्टिक चेंज हुए थे, जो कि तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसके सरफेस के नीचे कोई कंडक्टिव फ्लूइड ना हो। यूरोपा का क्रस्ट भी अपने नीचे लिक्विड लेयर के होने का इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये 80 डिग्री के एंगल से रोटेट करता है, बट ये पॉसिबल नहीं है अगर क्रस्ट और रॉकी मैंटल मैकेनिकली अटैच हों, बल्कि ऐसा तब होता है जब आइसी क्रस्ट ओशन के ऊपर फ्लोट करे। यूरोपा सन से 780 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो सन और अर्थ की दूरी का 5 गुना है। तो ऐसे में यहां पहुंचने वाली सनलाइट 25 गुना कम हो जाती है। तो यूरोपा और इसके जैसे कई मून्स तक बहुत कम सन की हीट पहुंच पाती है। तो ऐसे में यहां इतनी ज्यादा ठंड होती है जो इसके सरफेस को जमाने के लिए काफी है। यूरोपा के इक्वेटर के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस और पोल्स का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर यूरोपा के आइसी क्रस्ट को ग्रेनाइट जैसा हार्ड बनाने के लिए काफी है, और जुपिटर के ऑर्बिट के कारण इसमें टाइडल फोर्स बनती है, जिससे जियोथर्मल एक्टिविटी होती है। इसीलिए इसके सरफेस के नीचे का ओशन लिक्विड फॉर्म में है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ओशन इसके बर्फ के सरफेस के 15 से 25 किलोमीटर नीचे होगा और इसकी गहराई 60 से 150 किलोमीटर होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपा अर्थ के डायमीटर का मात्र 1/4 भाग है, फिर भी यहां अर्थ के सभी ओशन के कंबाइन पानी का 2 गुना पानी हो सकता है। यूरोपा के ओशन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि साइंटिस्ट मानते हैं ये ओशन का कांटेक्ट यूरोपा के रॉकी सिलिकेट मैंटल के साथ है। इसका मतलब यह है कि यूरोपा के ओशन में अर्थ की तरह ही लाइफ फॉर्म हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ फॉर्म होने के लिए पानी, मिनरल्स और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और लगता है यूरोपा में ये सब है। अब तक जो एविडेंस मिले हैं उससे साइंटिस्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैं कि यूरोपा में सिर्फ ओशन ही नहीं बल्कि इसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, और इनफ टाइडल एनर्जी इसके कोर को गर्म करती है, जिससे यहाँ के ओशन के फ्लोर में जियोथर्मल एक्टिविटी हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ अर्थ में देखते हैं कि सनलाइट से दूर ऐसे प्लेसेस में कैसे एक पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो अर्थ के बाहर यूरोपा पर लाइफ के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट यूरोपा पर 42 फ्लाईबाई परफॉर्म करेगा। फ्लाईबाई का मतलब ये है कि ये यूरोपा के पास से फ्लाई करके ऊपर से ऑब्जर्वेशंस करेगा। ESA या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है जूस या जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर को 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया, और ये 2031 में जुपिटर तक पहुंचेगा। ये जुपिटर और उसके 3 सबसे बड़े मून्स गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा के बारे में जानकारी हासिल करेगा। इन प्रोब्स को स्पेसिफिकली यूरोपा के एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर क्लाउड्स को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया है, और नासा अब प्लानिंग कर रहा है एक और मिशन की जो यूरोपा के सरफेस पर उतर सके, बट इस मिशन को यूरोपा क्लिपर मिशन के बाद स्टार्ट किया जाएगा। इन मिशन से हमें यूरोपा के बारे में और जानकारी मिलेगी, और सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिल पाएगा कि यहाँ लाइफ पनपी है या नहीं। और इन मिशन से हमें सोलर सिस्टम के बारे में न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा, और हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि ये वर्क कैसे करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा या किसी और प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है? कमेंट में हमें बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।